दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। दोस्तों, देश की ताजा स्थिति क्या सचमुच सत्तारूढ़ गठबंधन में दरार पड़ गया है? आखिर क्या कारण है कि सत्तारूढ़ गठबंधन में सत्ताधारी पार्टी के ही व्यक्ति प्रधानमंत्री का विरोध कर रहे हैं? क्यों नेपाली कांग्रेस के महासचिव गगन थापा ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पर प्रहार किया है? उनकी जो बोली है वह तीखी बोली प्रधानमंत्री को बेचैन कर दिया है। मैं आज उन्हीं पर चर्चा कर रहा हूं। बाहर यह है कि गगन थापा को प्रचंड से प्रलोभन मिला है कि गगन थापा प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो उनको सपोर्ट किया जाएगा। उधर भी गगन थापा का क्या सचमुच गगन थापा लोभी हो गए हैं जो अभी वो प्रधानमंत्री बनने का साजिश कर रहे हैं? मैं बता दूं, ये कई प्रश्न है यहाँ जिसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। अब पहला है यही कि गगन थापा का हालिया बयान केवल एक राजनीतिक स्टंट था या इसके पीछे कोई सोची समझी रणनीति है? यह मैं इस पर चर्चा कर रहा हूं। अब नेपाल की राजनीति में हलचल मचाने वाला बयान सामने आया है गगन थापा का। ये कांग्रेस महासचिव एवं उच्च स्तरीय राजनीतिक संयंत्र के सदस्य भी हैं गगन थापा। उन्होंने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की कार्यशैली और सरकार के कामकाज पर सीधा सवाल उठाया है और कहा है कि बिचौलियों की पहुंच प्रधानमंत्री के बेडरूम तक है। क्या यह एक महामंत्री के मुंह से निकली हुई बात यह शोभा देता है? लेकिन गगन थापा का इस तरह का आरोप है और वह भी एक ऐसे पार्टी के महासचिव जो 9 महीना पहले प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के सत्ताधारी पार्टी में सत्ता में शामिल है। अब गगन थापा ने यह टिप्पणी कांग्रेस से जुड़े बुद्धिजीवियों की एक बैठक में की। उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लिए बिना कहा कि सरकार अब बिचौलियों के इशारे पर चल रही है और जो हालत बनी है उसमें राम राम कहना ही बाकी है। यह सरकार पर बहुत बड़ा आरोप है। अब उनका इशारा कुछ सरकार के काम काज के तरफ ही था और उसी पर उन्होंने ये बात कही है। अब यह स्टंट है, इसके संकेत क्यों मिलते हैं? मैं इसको 2-3 तरीका से व्याख्या कर रहा हूं। चुनावी तैयारी या छवि निर्माण। गगन थापा का बयान अक्सर सोशल मीडिया पर सुर्खियों में रहता है। कुछ विश्लेषक मानते हैं कि यह बयान उनकी राजनीतिक ब्रांडिंग का हिस्सा हो सकता है ताकि वे खुद को मौजूदा सत्ता से अलग और जनपक्षधर के रूप में स्थापित कर सकें। दूसरा है कि सरकार में रहकर विरोध की सुविधा। गगन थापा और कांग्रेस खुद सरकार का हिस्सा है। ऐसे में सार्वजनिक रूप से सरकार की आलोचना करना विरोध और सत्ता दोनों में रहने की दोहरी रणनीति दिखाता है, जिसे कई सारे लोग अवसरवाद की तुलना देते हैं। ये गगन थापा पर अवसरवाद का भी आरोप लग रहा है। अब आइए मैं बताता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग और टोन, इस पर भी सवाल उठ रहा है। जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिस तीखे भाषा का इस्तेमाल हुआ, वह किसी सामान्य असहमति का संकेत नहीं देता, बल्कि वह मीडिया अटेंशन खींचने का एक सुनियोजित प्रयास प्रतीत होता है। अब इस पर बहुत सारे सवाल चारों ओर निकल रहे हैं। मैं बता दूं कि सिर्फ स्टंट है, नीतिगत चिंता वास्तविक है। अर्थव्यवस्था
भ्रष्टाचार और नीति निर्माण में बिचौलियों की भूमिका, ये सभी ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नकारा नहीं जा सकता। और गगन थापा ने जो मुद्दे उठाए हैं वे आम नागरिकों की भी चिंता है। इनका जो बयान है उसको पार्टी के एक प्रवक्ता है, प्रचार विभाग के प्रमुख मीन विश्वकर्मा ने भी मोहर लगा दी है और उन्होंने कह दिया है कि यह पार्टी का भी राय है। इस पर प्रधानमंत्री थोड़ा चिंतित जरूर दिखे हैं। अब इधर लोगों में जो चर्चा है उसमें राजनीतिक स्टंट और रणनीति की पतली रेखा। नेपाली राजनीति में स्टंट और रणनीति के बीच फर्क अक्सर धुंधला होता है। एक ही कदम किसी को लोकप्रियता की भूख लग सकता है और किसी को जनता की आवाज लग सकता है। गगन थापा का बयान भी उसी श्रेणी में आता है, जहां उनकी आलोचना और शैली दोनों ही ध्यान खींचते हैं। अब आपको मैं राजेंद्र गौतम है एमाले के प्रचार प्रमुख, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, यह नया पत्रिका में छपी है। मैं वही राजेंद्र गौतम जी का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने जो गगन थापा पर आरोप लगाया है वह स्पष्ट है, देखिए नेपाली में ही है। गगन जी आफूलाई बाजारीकरण गर्न का निम्ति निकै सिपालु हुनुहुन्छ। नेपाली राजनीतिमा आफूलाई बजारीकरण गर्ने अनि त्यसमा आफ्नो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा पूरा गर्नुहुन्छ। पपुलरिटीका लागि उहाँ निकै माहिर हुनुहुन्छ। उहाँ बिहान एउटा भन्नुहुन्छ, बेलुका अर्को। उहाँले अहिले विकल्प होइन सरकारको कार्यशैलीमा परिवर्तन भनिसक्नुभयो। जिम्मेवार नेतृत्वले विषय वस्तु अन्तर्य र गंभीरतालाई हेरेर अभिव्यक्ति दिनुपर्छ, जो कि गगन थापा में नहीं पाया गया है। अब यह स्पष्ट आरोप उन पर लग रहा है कि वो सुबह में कुछ बोलते हैं और शाम में फिर उनकी बात बदल जाती है। यह बहुत बड़ा आरोप है, इसमें उनका बचपना भी दिख रहा है। अब वास्तव में क्या है उनके मन में ये खुलकर आ नहीं रहा है। राजनीतिक विश्लेषक कृष्ण पोखरेल का मानना है कि यह दबाव प्रधानमंत्री ओली पर बनाने की रणनीति हो सकती है, लेकिन इससे सरकार का कोर्स अभी नहीं बदलेगा जब तक कि कांग्रेस शीर्ष नेता देउबा निर्णायक मोड़ नहीं ले, उनकी आवाज नहीं निकलती है तब तक। तो बात है जो सरकार पर या प्रधानमंत्री पर इस तरह का दबाव देना कितना उचित है और क्या कारण हो सकता है। हाँ, एक बात जरूर है, मार्केट में जो है कि कुछ नियुक्तियां अभी बाकी हैं। कुछ दिन पहले गगन थापा ने अपना प्रभाव इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सचिव में अपना आदमी लाने में सफल हो गए हैं। वो स्वास्थ्य सचिव ऐसे व्यक्ति को बनाए जो योग्यता क्रम में सबसे नीचे थे, और जो योग्यता क्रम में एक महिला थी वहां पर उस महिला को निकाल दिया गया और अपना व्यक्ति को लाकर स्वास्थ्य में अब क्या करवाना चाह रहे हैं वो अभी तक दिख नहीं रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है। वहीं अभी जो केस सामने आ रहा है कि कुछ दिन पहले नेबिल बैंक के सीईओ उनसे रिजाइन करवाया गया या वो खुद रिजाइन दिए, और रिजाइन करने के बाद यह चर्चा है कि उस सीईओ को राष्ट्र बैंक के गवर्नर बनाने पर जोर दिया जा रहा है, और उनके पीछे और भी एक दो कैंडिडेट है जिसके पीछे गगन थापा का हाथ है। और ये लोग रह रह कर, जिस दिन स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति थी वह भी बिना एजेंडा का कैबिनेट से पास करवाया गया और ये चुपचाप किया, और उसी तरह का गगन थापा का प्रधानमंत्री के ऊपर यह दबाव है कि गवर्नर में उनका आदमी आना चाहिए। यह बाहर चर्चा का विषय है, मीडिया में आया हुआ है। तो इस तरह का खेल नेपाली कांग्रेस के महामंत्री खेल रहे हैं। गगन थापा का बयान शायद स्टंट भी हो सकता है और रणनीतिक भी,
यह उन मुद्दों को उठाता है जो जनता को झकझोरते हैं, लेकिन इसके पीछे उनका व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रांड मजबूत करने की मंशा को नकारा नहीं जा सकता। सवाल यह है कि क्या यह बयान सिर्फ सुर्खियों तक सीमित रहेगा या वास्तव में सत्ता समीकरणों में बदलाव लाएगा? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अब हम आपको बता दें कि कल ही प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय राजनीतिक संयंत्र की बैठक में 2 कांग्रेस के नेता, प्रभावशाली नेता, एक उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का और महामंत्री गगन थापा उपस्थित नहीं हुए। इसके बारे में कहा जा रहा है कि पूर्ण बहादुर खड़का अस्वस्थ हैं, इसके लिए नहीं आए, लेकिन जानबूझकर नहीं आना ये गगन थापा बाहर थे, लेकिन काठमांडू पहुंच गए थे। शाम में ये बैठक थी प्रधानमंत्री निवास में, लेकिन उसमें ये उपस्थित नहीं हुए। प्रधानमंत्री निवास से बार बार फोन जा रहा था, लेकिन इन्होंने अपना स्विच ऑफ करके रख दिया और ये बलुआटार मीटिंग में नहीं आ सके। तो यह दिखा रहा है कि आप घर में रुसे हुए एक बच्चा की तरह बैठे हुए हैं कि अब जैसे बच्चा रुसता है तो उसको कोई खिलौना दे दे और उस खिलौना को लेकर और बच्चा फिर खेलने लगता है। तो बस यही बचपनी वाला बुद्धि कल इन्होंने इस्तेमाल किया, जो उसमें नहीं पहुंचे। अगर पहुंच जाते तो वहां अपनी बात रख सकते थे, तो सो ये दिखाकर नहीं करना चाहते हैं। अब इनको गवर्नर रूपी खिलौना अगर मिल जाए तो हो सकता है संतुष्ट हो जाए। सत्ता की उपेक्षा और संभावित संकट। वर्तमान सरकार की कार्यशैली में उपेक्षा, संवादहीनता और निर्णयहीनता के तत्व साफ झलकते हैं। गठबंधन की यह अस्थिरता यदि शीघ्र नहीं सुलझाई गई तो न केवल सरकार की गति और विश्वसनीयता प्रभावित होगी, बल्कि भविष्य में यह राजनीतिक अस्थिरता का कारण भी बन सकती है। यह समय है जब सरकार को आत्ममंथन करते हुए संवाद, पारदर्शिता और साझेदारियों में विश्वास बहाल करना चाहिए, अन्यथा सत्ता की यह उपेक्षा देश को एक राजनीतिक संकट की ओर धकेल सकती है। मित्रों, आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर हमें भेजें। हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।